का एक बहुत ही खतरनाक और हाई सिक्योरिटी प्रिजन है एक सुनसान से आइलैंड पे, और कोई भी कैदी वहाँ से जिंदा भाग नहीं पाया। लेकिन एक कैदी ऐसा भी है जो कि सेल नंबर 13 में रहता है और उसके पावर की मदद से वो यहाँ से भागना चाहता है। वो अकेला यहाँ से भागना नहीं चाहता बल्कि वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन सुपरवाइजर हर एक स्केप रूट को बंद करवा देता है। लेकिन एक आखिरी दरवाजा बंद हो वो लोग उससे पहले वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इनका एक साथी जिसने ब्लू कैप पहना है वो एक कार्ड निकालता है और उन्हें दिखाता है कि यहाँ पे काफी सारे ना दिखाई देने वाले लेजर्स हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए ये सभी लोग ब्रेक डांस करने लगते हैं। लेकिन उनका सबसे समझदार साथी वहाँ पे आता है और वो पासवर्ड को क्रैक कर लेता है, जिसके बाद वो लेजर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तभी और भी ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ करके एसी डक्ट के थ्रू वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है। जब वहाँ से बच के निकलते हैं तो उनके पीछे एक जाइंट बॉल छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ से बच के निकलते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये लोग इन सभी चीजों से बच जाते हैं। तब इन्हें पता ये चलता है कि ये लोग उसी जगह पे वापस पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्होंने लेजर्स को डीएक्टिवेट किया था। अब इनकी ये सारी हरकत देख करके सुपरवाइजर को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने एक आदमी यमाडा को उनके पास भेजता है उन्हें रोकने के लिए। यमाडा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में यमाडा ये बात भूल जाता है कि उसे कौन से रास्ते जाना था और वो बाद में सुपरवाइजर से पूछने लगता है। अब इतनी देर में ये सभी लोग वहाँ से और दूर चले जाते हैं और उनको लगता है कि अब लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके पास गन है। तभी निको अपने सीने पे गोली खाती है अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए और वो मरने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो गोली उसे लगी है वो असल में कोई गोली नहीं है बल्कि एक ट्रैंकुलाइजर है, जिसका कि निको पे कोई असर नहीं होता। सभी सोल्जर्स यही सोचने लगते हैं कि निको पे इसका असर क्यों नहीं हुआ। अब इतनी देर में उसके जितने भी साथी होते हैं वो हमला कर देते हैं सभी सोल्जर्स पे और उनको हरा करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने काफी सारे कुत्ते आ जाते हैं और यहाँ पे निको ने नेट जियो का चैनल देखा था तो उसे पता होता है कि कुत्तों को शांत कैसे करना है और वो आराम से उन कुत्तों को शांत कर देती है। और वहाँ से जब वो लोग भागने लगते हैं तब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा आ जाता है और इस दरवाजे को पार करते ही वो लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन वो लोग ये चीज देख करके हैरान थे कि उनके सामने सुपरवाइजर खड़ा है जो कि उनका बाहर इंतजार कर रहा है। वो सभी लोग मिल करके सुपरवाइजर पे हमला करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एक एक करके सबको हरा देता है और उनको वापस से उनके सेल में भेज देता है। लेकिन प्रिजन में वापस आ जाने के बावजूद भी ये लोग इतना ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इनको अच्छा खाना मिल रहा है, बाथटब है, इनके लिए जिम फैसिलिटी है और ऊपर से इतनी सारी एक्सेसरीज हैं जो इनको नहीं मिलती किसी और प्रिजन में। लेकिन जूगो फिर से ट्राई करता है यहाँ से भागने का और वो पकड़ा जाता है। और सेल में आ जाने के बाद वो अपने साथियों को बताता है कि यहाँ पे आते समय मैंने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं उस तरफ में जहाँ पे वो लड़की रह रही है। और विजिटिंग रूम में जब वो लोग आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लड़की सुपरवाइजर के साथ है और फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि साइतामा की सेकंड कॉपी ने इस सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया। तभी इस बात का खुलासा होता है कि सुंदर सी बैडी खुद बनना चाहती है एक डैडी, यानी कि ये लड़का है और ये छोटा भाई है सुपरवाइजर का। तभी सुपरवाइजर को उसके सीनियर्स बुला लेते हैं और यहाँ पे फिर जूगो उसके छोटे भाई से तब तक बात करने लगता है। फिर सुपरवाइजर का छोटा भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ और गले में ये पट्टे जैसी चीजें क्या है, क्या तुम किसी के घर पे कुत्ते का काम किया करते थे। ये सुन के जूगो को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बस इतना बताता है कि बहुत समय पहले एक आदमी ने मुझे ये पहना दिया था जिसके गले के पीछे रेड स्कार है और यही कारण है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं इस आदमी को ढूंढ सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। फिर अगले सुबह सुपरवाइजर फिर से चेक करता है सेल नंबर 13 को और वो देखता है कि जूगो वहाँ पे नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि जूगो फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जूगो तो नाइट ड्यूटी रूम में सो रहा होता है। सुपरवाइजर को आ जाता है गुस्सा और वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्यों सो गए थे। तब जूगो उससे बोलता है कि मेरा जो सेलमेट है वो बहुत जोर से खराटे मारता है, इसलिए मैं यहाँ पे आके सो गया था। और इतना काफी नहीं था कि वहाँ पे अमाडो भी आ जाता है। अब अमाडो को ये ड्यूटी दी गई थी कि उसको नाइट में सब पे नजर रखनी है, लेकिन वो बिजी था पूरे दिन ट्रेनिंग में, इसलिए उसने किसी पे नजर नहीं रखी। इसके बाद जूगो जब अपने दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि यार इधर का खाना बहुत ही अच्छा है, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को यही जेल मिली, अगर मेरे को कोई और जेल मिलती तो वहाँ का खाना खाती मैं मर जाता। अब ये सारी बातें हल्का चचेरा भाई सुन लेता है जो कि यहाँ पे सभी कैदियों के लिए खाना बनाता है। उसको ये बात अच्छी लगती है तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा सा केक उनके सामने रख देता है। अब ये लोग तो केक खाने में बिजी थे तो इनके बाकी साथी बिजी होते हैं रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में। तभी वहाँ पे जूगो आता है और एक ही बार में क्यूब को सॉल्व कर देता है। इसको देख करके उसके सभी साथी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको और भी हार्डर पजल दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको जूगो केवल चुटकियों में सॉल्व कर देता है। और फिर उसके साथी उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना ही दिमाग है तो इस प्रिजन से निकल क्यों नहीं जाते। अब ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तब सुपरवाइजर आता है और उनको शांत करता है और उनको फर्नीचर बनाने का काम दे देता है। जूगो बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बोरिंग है। तब सुपरवाइजर बोलता है कि चुपचाप करते बैठो और तुम अपने दोस्त को निको को भी तो देखो, वो कितने अच्छे से फर्नीचर बना रहा है। वहीं पर जब निको की तरफ नजर जाती है सबकी तो उनको पता चलता है कि वो फर्नीचर नहीं बल्कि वुड से एक रोबोट बना रहा है। और ये चीज देख करके सुपरवाइजर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पे टपली मारता है, जिसके बाद निको के सिर के ऊपर एक ड्रैगन बॉल आ जाता है। इतना काफी नहीं था कि दूसरे ने एक हॉट फिगर बना दिया लड़की का। फिर जूगो की जब बारी आती है तो वो प्राउडली दिखाता है कि देखो मैंने एक फर्नीचर बना ही दिया। सुपरवाइजर इसको गौर से देख रहा होता है और वो भी इसके काम से इंप्रेस होता है। लेकिन तुरंत ही जूगो एक ऐसा बटन दबाता है जिसके बाद एक ड्रॉर खुलता है और सीधा मुंह पे लगता है सुपरवाइजर के। और यहाँ पे फिर जूगो समझाने लगता है कि हमने जो ड्रॉर बनाया वो ऑटोमेटिकली खुल सकता है। सुपरवाइजर बोलता है कि थैंक यू, तुमने बहुत जल्दी बता दिया। लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर की चिंता इस बात से नहीं है कि ड्रॉर उसके चेहरे पे लगा, बल्कि इस बात की चिंता उसे ज्यादा होने लगती है कि अगर उसके सीनियर्स को इस बात का पता चला कि सेल नंबर 13 में कैसा कैदी है जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है और आगे चल के अगर वो इस सेल से भाग जाता है तो हो सकता है उसकी जॉब चली जाए। और ये सारी बातें जूगो सुन लेता है। फिर वो सुपरवाइजर से बोलता है कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी।
सारी बातें जूगो सुन लेता है। फिर वो सुपरवाइजर से बोलता है कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी अगर मैं यहाँ से निकल गया तो। फिर सुपरवाइजर उसके हाथ में हथकड़ी बांध देता है और उसके बाद अपने साथी से बोलता है कि जाकर चेक करो कि किसी भी सेल से कोई कैदी भागा ना हो। इसके बाद सुपरवाइजर एक ट्रेन पकड़ता है और सीधा हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पे उसको वार्डन से मिलना है और कुछ फाइल सबमिट करनी है। इसलिए जब उन दोनों का हाथ टकराता है तब यहाँ पे वार्डन बोलती है कि मैं पानी पानी हो गई, जिसको लेकर के उसका जो गार्ड होता है सुपरवाइजर पे हमला कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सुपरवाइजर के टच करने की वजह से वार्डन का ये हाल हो गया है। लेकिन इसके बाद सुपरवाइजर उस गार्ड को पीट देता है और बोलता है कि चलो अब काम की बात करते हैं। और वो लोग उन कैदियों के बारे में बात करने लगते हैं जिनका सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ से भाग जाने का। तो सबसे पहला आता है निको, जिसका कैदी नंबर है 25। उसको पकड़ा गया था ड्रग अब्यूज के लिए, और ऊपर से जिस कैद के अंदर वो पहले रह रहा था, यानी कि जिस प्रिजन के अंदर, वहाँ से भी उसने भागने की कोशिश की थी। उसको सुई से नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कई बार उसे इंजेक्शन दे देते हैं क्योंकि उसको फूड एलर्जी भी है। लेकिन आगे चल के हमने उसे इंजेक्शन देना बंद कर दिया, बल्कि उसकी सारी दवाई उसको ऐसे फॉर्म में दी जिसको वो खा सकता है, और अब जाकर के निको खुश है। फिर दूसरा है कैदी नंबर 69, जिसने दंगे करवाए थे, इसलिए हमने उसको पकड़ा था, और वो अपने पुराने प्रिजन से इसलिए भाग गया था क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। लेकिन अब वो बहुत खुश है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और उसको बहुत मजा भी आ रहा है। तीसरे नंबर पे आता है कैदी नंबर 11, जिसे इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो एक इलीगल कैसीनो चला रहा था, और उसने अपने पुराने प्रिजन से भागने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसको डेट पे जाना था एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ। और आखिरी में आता है जूगो, जिसको किंग ऑफ स्केप भी बोला जाता है, और कैदी नंबर है इसका 15। और इसकी खासियत ये है कि जिस दिन इसको प्रिजन में लाया गया था, इसके पहले वाले प्रिजन में, उसी दिन इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी और ये भाग भी गया था। फिर वार्डन पूछती है कि वो लगातार भागने की कोशिश क्यों करता है, तो सुपरवाइजर बताता है कि हो सकता है वो उसकी हॉबी हो। फिर अगले दिन हाइम सुपरवाइजर से मिलता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। वो रोते हुए बोलता है कि मैं अगली बार से उन 4 कैदियों पे नजर नहीं रखूंगा क्योंकि वो लोग लगातार मुझे बुली करते हैं। सुपरवाइजर बोलता है कि ये अच्छी निशानी नहीं है बहादुर आदमी की, तुम्हें बहादुर बनना होगा और उनका सामना करना होगा। हाइम फिर भी अपने सुपरवाइजर की बात नहीं मानता, वो लगातार यही बोलता है रोते हुए कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग लगातार मुझे बुली करते हैं और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा। फिर हाजिमी उसे समझाने लगता है कि तुम जैसा बहादुर आदमी आज तक मैंने नहीं देखा, तुम इतने बहादुर हो कि तुम उन 4 के ऊपर नजर रखे हुए हो, जबकि बाकी लोग तो केवल एक ही कैदी पे नजर रखते हैं, और तुम्हारी वजह से मैं बेफिक्र घूमता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उन 4 को संभाल लोगे, तब तक मैं बाकी काम आराम से कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें तब भी प्रॉब्लम आ रही है उनको संभालने में, तो एक काम करो, उनकी वीकनेस का इस्तेमाल करो उनके खिलाफ। जैसे कि कैदी नंबर 11, जिसका नाम है यूनो, उसकी कमजोरी है लड़कियां, और खूबसूरत लड़कियों को देखते वो पागल होने लगता है। इसकी वजह से उसको ला करके दे दो एक मैगजीन जिसके अंदर काफी सारी खूबसूरत लड़कियों की फोटो हो। वहीं पे कैदी नंबर 69, जिसका नाम है रॉक, जिसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक काम करो, उसको एक मेन्यू ला करके दे दो जिसके अंदर काफी सारे टेस्टी खाने के नाम हो, वो दिन भर उसी में बिजी रहेगा। वहीं पे कैदी नंबर 25 यानी कि निको को दिन भर बस एनिमे दिखाते रहो, वो उसी में बिजी रहेगा। और जहाँ तक बात रही कैदी नंबर 15 जुगो की, तो उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है क्योंकि उसका केवल एक ही गोल है यहाँ से बाहर निकलना, इसलिए तुम उसके बाकी साथियों को बिजी रखना, तो हो सकता है जुगो भी उनके साथ बिजी हो जाए। अब इतना बड़ा लेक्चर दे देने के बाद हाजिम फिर से अपने काम के लिए चला जाता है और वो सबसे पहले जाकर के वार्डन से मिलता है। वार्डन उसे बताती है कि सेल नंबर 13 जहाँ पे वो 4 कैदी रह रहे हैं, मैं एक और कैदी को उनके साथ भेज रही हूँ। इस कैदी का नाम है सुकुमा, और इसने भी कई बार जेल से भागने की कोशिश की और हो सकता है वो उन 4 को भी इन्फ्लुएंस करे यहाँ से भागने के लिए, इसलिए लगातार इन 4 पे नजर बना के रखना। वहाँ से निकलने के बाद हाजिम का असिस्टेंट उसके सामने आता है और उसको शुक्रिया बोलता है और बताता है कि आपके दिए हुए तरीके से मैंने उन 4 को बिजी रखा। फिर हाजिम बोलता है कि एक काम करो, अब उन 4 पे और भी ज्यादा नजर बना के रखना क्योंकि उनके साथ एक और कैदी है जो वहाँ पे जाने वाला है। और यहाँ पे इन 4 को भी पता चल जाता है कि एक और कैदी है जो इनके साथ रहने वाला है, और ये 4 यही सोच रहे होते हैं कि वो कौन होगा। तभी वहाँ पे सुकुमा आ जाता है अपने निंजा स्टाइल में, जिसको देखने के बाद वो 4 इंप्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जुगो तो ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, लेकिन उसके तीनों दोस्त तो इस चीज से बहुत इंप्रेस होते हैं। फिर सुकुमा सबको बताता है कि मेरे पास काफी सारे तरीके हैं यहाँ से बाहर निकलने के, लेकिन जुगो तब भी इंप्रेस नहीं होता। तो यहाँ पे सुकुमा बोलता है कि एक काम करते हैं, हम दोनों कंपटीशन करते हैं, जहाँ पे कौन सबसे पहले इस जगह से एस्केप कर पाएगा ये देखते हैं। तभी जुगो अपना पैर लेकर के उसके सिर पे रखता है और उसे जोर से जमीन पे पटक देता है और फिर बाद में हाँ कर देता है इस कंपटीशन के लिए। अब बाहर जो असिस्टेंट इन सबकी बातें सुन रहा था, अचानक से ये 4 मिल करके उसे बुली करने लगते हैं और फिर रोते हुए चला जाता है हाजिम के पास। अब इधर पे इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जब जुगो आगे बढ़ रहा होता है तो वो चीज देखता है कि सुकुमा लगातार उसका पीछा कर रहा है। वो पूछता है सुकुमा से कि तुम क्या कर रहे हो। तब सुकुमा बताता है कि मेरी निंजा टेक्निक है, इसका नाम है शैडो टेक्निक, और इसकी मदद से मैं अपोनेंट के लगातार पीछे चलता रहता हूँ लेकिन उसे पता नहीं चलता। और ये निंजा टेक्निक सुनते ही ये तीनों इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जुगो एक एक करके सभी ट्रैप्स को डीएक्टिवेट कर रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं वो उसके काम में मदद कर रहे होते हैं, लेकिन सुकुमा कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप एक छोटे से पपी की तरह इनका बस पीछा कर रहा होता है। तभी उनके सामने हाजिम आ जाता है, जिसको देख करके वो 4 डर जाते हैं, लेकिन सुकुमा नहीं डरता। वो बोलता है कि मैं अपनी निंजा टेक्निक की मदद से इस सुपरवाइजर को अभी हरा दूंगा। लेकिन हाजिम का केवल एक पंच पड़ते ही यहाँ पे सुकुमा हार मान लेता है। लेकिन ये सब सुकुमा का केवल नाटक होता है ताकि वो हाजिम का ध्यान भटका सके, और तभी वो उसके ऊपर निंजा ब्लेड से हमला करता है। लेकिन एक भी ब्लेड जाकर के हाजिम को नहीं लगता, बल्कि इधर उधर बिखर जाते हैं। और यहाँ पे सुकुमा अपने ही निंजा ब्लेड की मदद से खुद को ही ट्रैप कर लेता है। इसके बाद हाजिम जब सिक्योरिटी रूम में आता है तो वो अपने असिस्टेंट से एक बात करता है और उसको बताता है कि ध्यान से देखो, हर एक कैमरे में ऐसा लग रहा है कि सुकुमा पोज कर रहा है। इसका मतलब कि सुकुमा को पता है कि हमने कैमरा कहाँ छुपा के रखे हैं। इसलिए हाजिम उसको सेल नंबर 13 से निकाल करके सेल नंबर 11 में डाल देता है। फिर अगले दिन यामाडो एक घोड़े को लेकर के चला जाता है सेल नंबर 13 में, और वहाँ के कैदियों को बताने लगता है कि न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए सारी क्लीनिंग और डेकोरेशन तुम्हें करने होंगे। और यहाँ पे हाजिम चला जाता है वार्डन के ऑफिस को साफ करने के लिए। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वार्डन लगातार उसको देख रही होती है और उसको इस काम में बहुत मजा आ रहा होता है। इसके बाद वो सभी सुपरवाइजर से एक मीटिंग करती है जहाँ पे वो सबको बताती है कि न्यू ईयर में हम काफी सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि हर एक कैदी उसमें पार्टिसिपेट करे। इधर सेल नंबर 13 में सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि पिछले बार के टूर्नामेंट में हमने कितने मजे किए थे, और इस बार के न्यू ईयर में हमारा प्लान यही है कि हम टूर्नामेंट के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। और अगले दिन फिर हर कोई एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है न्यू ईयर के टूर्नामेंट के बारे में जानने के लिए। फिर एक सुपरवाइजर सभी पार्टिसिपेंट्स का नाम लेता है और उनको रूल समझाता है और बताता है कि कैदी
कैदियों को अपने ही सुपरवाइजर के साथ मिलकर के एक टीम बनानी होगी और जीतने वाली टीम को अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे कि जीतने वाली टीम के जो सुपरवाइजर होंगे उनको और उनके असिस्टेंट को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी और जीतने वाले कैदियों का मनपसंद कोई भी एक आइटम उन्हें दिया जाएगा। और ये बातें सुन लेने के बाद सेल नंबर 13 के कैदी खुश हो जाते हैं और तुरंत ही हाजिम के पास दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर के टीम बनाओ। लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद असिस्टेंट उन चारों को एक बात बताता है कि वार्डन सिलेक्ट करेगी कि कौन सा सुपरवाइजर किस कैदियों के साथ मिलकर के टीम बनाएगा। लेकिन वार्डन का दिल जो है वो दरिया है, इसलिए वो यहाँ पे हाजिम को बोलती है कि सेल नंबर 13 के साथ मिलकर के टीम बना लो। तभी दूसरा गार्ड अपनी टीम के साथ वहाँ पे आता है और हाजिम को चुराने लगता है और बोलता है कि तुम फिर से सेल नंबर 13 के साथ चिपक गए हो। तभी बाकी गार्ड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और बेकार सी बात को लेकर के आपस में झगड़ा करने लगते हैं और सब लोग यही बात बोल रहे होते हैं कि मेरी टीम बेटर है। लेकिन इन लोगों का झगड़ा एक तरीके से एंटरटेनमेंट का काम कर रहा होता है बाकी कैदियों के लिए। तो इसी के साथ पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है और पहला राउंड होता है हैंड राइटिंग का। इसको सुनने के बाद ये तीनों तो डर जाते हैं, लेकिन इन लोगों को विश्वास होता है कि जुगो कुछ कमाल करके दिखाएगा। लेकिन जब वो लोग जुगो की राइटिंग देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जुगो ने हक दिया और उनको ये भी समझ में आ जाता है कि जुगो केवल जेल से भागने में अच्छा है और किसी चीज में नहीं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि यामाडो और हाजिम की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है और इन्हीं दोनों की वजह से इनकी पूरी टीम जीत जाती है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ऊपर से वार्डन ये सभी चीजें देख रही होती है और उसको गूज़बम्प आ रहे होते हैं ये सोच के कि एक दिन हाजिम मेरा नाम भी लिखेगा। और इसी के साथ सेकंड कंपटीशन का भी ऐलान हो जाता है जिसका नाम है मोची पाउंडिंग। और इस कंपटीशन में आपको मोची को लगातार पीटते रहना है, लेकिन उसके अंदर का डरुमा नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो देखा जाए तो ये गेम स्ट्रेंथ और स्टैमिना का है। तो यहाँ पे यामाटो लेकर के आता है बहुत बड़ा सा हैमर और जाकर देता है जुगो को, लेकिन जुगो जैसे उसको उठाता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब रॉक हैमर को उठाता है तो बहुत आराम से उठा पा रहा होता है हैमर को, इसलिए फिर रॉक डिसाइड करता है कि वो जाएगा कंपटीशन में। कंपटीशन जब स्टार्ट होता है तो यामाटो रॉक से बोलता है कि मैं मोची को लगातार पीटूंगा, लेकिन तुम डरुमा का ध्यान रखना। तभी रॉक का सामना होता है लैंग से। ये इसी का पुराना सेलमेट है जो कि बिल्डिंग नंबर 5 में रहा करता था और यहाँ पे ये आया है रॉक से बदला लेने के लिए। तभी लैंग अचानक से हमला कर देता है, जिसके बाद उनका एक ब्लॉक वहाँ से गिर जाता है और ये चीज देख करके रॉक भी हैरान था। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे के इंसल्ट करने लगते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब हमें आपस में लड़ना चाहिए। और इस फाइटिंग में लैंग बहुत ही आराम से रॉक के हैमर को तोड़ देता है। अब यहाँ पे यामाटो के सामने भी एक बहुत भद्दा सा लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट उसके सामने आ जाता है और ये अपोनेंट अपनी पूरी पावर से यामाटो के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ पे ल्यूंग जब रॉक से लड़ रहा होता है तब उसको बताता है कि बहुत साल पहले तुमने मुझे एक फाइट में हरा दिया था और तब से मैं फाइट करना चाहता था तुमसे और अपना बदला लेना चाहता था और उस दिन से मैंने आज तक बहुत ट्रेनिंग की है। लेकिन रॉक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि रॉक तो यहाँ पे सपना देख रहा होता है कि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत जाऊंगा तो एक ओवन मांगूंगा अपने लिए। और ये चीज सुन के सब लोग सोचते हैं कि ये इतनी बेकार सी चीज के बारे में क्यों सोच रहा है, बल्कि वो इससे भी अच्छी चीज पा सकता है। और कुछ देर के फाइट के बाद फिर रॉक अपनी पावर दिखाता है और यहाँ पे ल्यूंग को केवल अपने एक हाथ की मदद से टूर्नामेंट के बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे रॉक से इंस्पायर होकर यामाटो भी सोचता है कि अपने अपोनेंट को वो एक ही बार में हरा देगा, इसलिए वो अपने अपोनेंट को केवल एक पंच मारता है, रॉकेट की तरह आसमान में भेज देता है। और इसी के साथ सेल नंबर 13 ये राउंड भी जीत जाती है और उसके बाद वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इसके बाद अगला राउंड होता है कार्ड गेम, जिसको लेकर के सुपरवाइजर साटो को भेजा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए सेल नंबर 13 को। और मैच स्टार्ट होने से पहले साटो यही सोच रहा होता है कि उसको यूनो को एक बार फिर से शायद रूल समझा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूनो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दे। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है साटो अचानक से अपने अपोनेंट से पहले ही राउंड में जीत जाता है और उसको तुरंत ही हरा देता है। ये चीज देख करके उसका अपोनेंट भी हैरान था। लेकिन यही चीज यूनो के साथ उल्टी हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे यूनो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने अपोनेंट के खिलाफ और ये स्ट्रगल बहुत लंबी चल रही होती है, क्योंकि वो केवल एक नहीं बल्कि उसके सभी टीममेट से हार रहा होता है। फिर उसके अपोनेंट उसे मॉक भी करते हैं कि तुम बहुत ही स्लो हो। तभी यूनो को एक आइडिया आता है, लेकिन उसी बीच अपोनेंट का लीडर यूनो से बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो, इसलिए तुम्हें चीटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर जुगो बोलता है कि चिंता मत करो, यूनो को चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जुगो जब ये सारी बात बता रहा होता है तब यहाँ पे यूनो अपनी टैक्टिक्स बदलता है और वो अपने अपोनेंट के बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए समझ जाता है कि वो कौन सी चाल चलने वाला है और यहाँ पे वो अपने पहले अपोनेंट को हरा देता है। तभी अपोनेंट का दूसरा साथी आता है और बोलता है कि मुझे खेलने दो, लेकिन यहाँ पे यूनो अपनी टैक्टिक्स की मदद से उसको भी हरा देता है। और यहाँ पे भी यूनो ने जीतने के लिए अपने अपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था और इसी के साथ यूनो अपनी पूरी टीम को अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करवा देता है। वहीं पे दूसरी तरफ जब निको अपना दवाई लेकर के आ रहा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी हवा में उड़ रहा है। अभी चीज देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है और जाता है हाजिम के पास और हाजिम को सारी कहानी बताता है, लेकिन हाजिम उसकी कहानी पे बिलीव नहीं करता। तभी चौथा कंपटीशन अनाउंस कर दिया जाता है जिसमें कि आप सभी को बेब्लेड घुमाने हैं, लेकिन ये बेब्लेड बहुत ही बड़े साइज में होंगे और जो टीम जीतेगी उसको अपने बेब्लेड को बीच में लगातार घुमाते रहना होगा जब तक कि उसके अपोनेंट के बेब्लेड गिर नहीं जाते या फिर रिंग से बाहर नहीं चले जाते। तभी निको का ध्यान उसी आदमी पे जाता है जो कि हवा में उड़ रहा था और यहाँ पे वो हाजिम को उसके बारे में बताता है, लेकिन निको को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था उस आदमी के बारे में बताने के लिए कि वो हाजिम को पीछे फेंक देता है। इसके बाद निको अपने सभी दोस्तों से बोलता है कि उस उड़ने वाले आदमी को ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे हाजिम उसके पास आता है और उसे टपली देता है और बोलता है कि आइंदा ऐसी बदतमीजी मत करना। लेकिन अचानक से वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं जब उन दोनों को डुओ की तरह चुन लिया जाता है अगला मैच खेलने के लिए। और यहाँ पे निको का अपोनेंट वही उड़ने वाला इंसान है। तभी अचानक से मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे वो दोनों पहले तो हमला कर रहे होते हैं हाजिम के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हाजिम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन निको को आ जाता है गुस्सा और वो आयरन बॉल से हमला करके मैच वहीं पे रोक देता है और अपने अपोनेंट से बोलता है कि तुम दोनों मिलकर के हाजिम पे हमला क्यों कर रहे हो। और फिर अपने अपोनेंट्स को लेक्चर दे देने के बाद निको फिर से एक्साइट हो जाता है मैच खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही निको खेलने वाला होता है उसका एक अपोनेंट जाकर के बैठ जाता है टूर्नामेंट के वॉल के ऊपर, जिसने काले चश्मे पहने थे, और बोलता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर सोने वाला हूँ। अब निको का सामना उसे उड़ने वाले आदमी से है। निको बोलता है कि टूर्नामेंट गया भाड़ में, पहले मुझे सिखा दो कि उड़ते कैसे हैं। लेकिन वो उड़ने वाला आदमी निको को कुछ भी नहीं सिखाता, लेकिन निको यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और लगातार बोलता है कि प्लीज मुझे सिखा
दो, और वो उस आदमी को मास्टर बोलने लगता है। फिर ये उड़ने वाला आदमी आखिरकार में थक जाता है और बोलता है निको से कि अगर तुम इस मैच को जीत गए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि उड़ते कैसे हैं। और ये बात सुनते ही निको एक्साइट हो जाता है और बोलता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि इस मैच को जीता कैसे जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हाजिम की लड़ाई चल रही होती है इस बंदर जैसे आदमी से, और दूर से वार्डन उन दोनों का फाइट देख रही होती है। और वार्डन यही सोच रही होती है कि काश इस फाइट में हाजिम जीत जाए, और फिर से उसको गूज़बम्प आ रहे होते हैं सोच के कि वो और हाजिम एक दिन एक हो जाएंगे। तभी हाजिम अपने ओपोनेंट को अपने से दूर फेंक देता है और आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उड़ने वाला आदमी हाजिम पे हमला कर देता है, और वो भी गोकू के स्टाइल में। ये चीजें देख करके निको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जिस आदमी को उसने मास्टर बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर यहाँ पे निको को समझ में आता है कि हाजिम पे हमला हुआ है, यानी कि उसके खुद के टीममेट पे। लेकिन निको को फिर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी निको को यही लग रहा होता है कि उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा कूल है और वो सारी मूव उसे सिखा देगा जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन निको को टूर्नामेंट जीतना होगा सबसे पहले सारे मूव सीखने के लिए जो कि उस उड़ने वाले आदमी को आते हैं। इसलिए यहाँ पे निको हमला कर देती है उस उड़ने वाले आदमी पे, और वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जो थोड़ी देर पहले लैंग ने इस्तेमाल किया था रॉक के खिलाफ। और ये चीजें देख करके उड़ने वाला आदमी इंप्रेस हो जाता है और बोलने लगता है कि निको किसी के भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निको किसी के भी टेक्निक को केवल थोड़ी देर में ही कॉपी कर सकता है, वो भी पूरी तरीके से। और ये चीज सुन लेने के बाद जोगो और उसके साथी भी हैरान रहते हैं क्योंकि उन लोगों को भी निको की इस खासियत के बारे में पता नहीं था। और इसके बाद निको और वो उड़ने वाला आदमी फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे निको उस उड़ने वाले आदमी पे भारी पड़ रहा होता है और फिर उसको अपने से दूर करके बोलते हैं कि क्या अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ। तभी उस उड़ने वाले आदमी का जो दोस्त जो वहाँ पे आराम कर रहा है वो बोलता है निको से कि तुम्हें उसका स्टूडेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसको तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहिए। और वो खुद भी इस टूर्नामेंट में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसको भी एक अच्छा मास्टर चाहिए। निको ये बात सुनते ही फिर से एक्साइट हो जाता है और ऊपर नीचे कूद रहा होता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर निको सबको बताता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाएगा तो वो सबसे पहले मांगेगा PS5, जिसके बाद सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे निको पागल हो गया है और वो बच्चों जैसी बातें कर रहा है। तभी उस उड़ने वाला आदमी का दोस्त बीच में आता है और निको पे हमला कर देता है और निको को बोलता है कि तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। अब यहाँ पे हाजिम उसी बंदर जैसे आदमी से लगातार लड़ रहा होता है और तभी ये बंदर जैसा आदमी हाजिम से बोलता है कि तुमने एक झूठ बोला है, तुमने झूठ ये बोला था वार्डन से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल नंबर 13 के साथ, लेकिन तुमने ये बात झूठ बोली है, तुम्हें प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ। हाजिम को ये बात सुनते गुस्सा आ जाता है और उस बंदर जैसे आदमी को कॉलर से पकड़ता है और दूर फेंक देता है। अब इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बाकी टीम एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे हाजिम का गुस्सा इस बंदर जैसे आदमी पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लगातार उसे पीटने लगता है और यहाँ पे वार्डन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो तो लगातार हाजिम के सपनों में होती है कि कैसे वो हाजिम से शादी करेगी और अपना परिवार बसाएगी, सेम टू सेम हमारी सरकार की तरह। यहाँ पे इन लोगों का बैटल और भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो जाता है। लेकिन उसी बीच में निको फिर से उस उड़ने वाले आदमी से बोलती है कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और यहाँ पे हाजिम अपने बेब्लेड को घुमाता है और बाद में उस मंकी मैन के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद ये मैच वो जीत जाता है। और यहाँ पे निको भी उस उड़ने वाले आदमी से जीत जाता है क्योंकि उसने उसी की टेक्निक को कॉपी कर लिया था जब उसने हाजिम के ऊपर हमला किया था, और उसी के साथ यहाँ पे दोनों ही मैच को जीत जाते हैं। अब यहाँ पे सेल नंबर 13 फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, लेकिन इसी के साथ निको यहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। अब हर कोई तैयारी कर रहा होता है फाइनल राउंड के लिए, लेकिन यहाँ पे वार्डन अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है और एक डायरी पढ़ रही होती है और डायरी पढ़ते पढ़ते वो लगातार शर्मा रही होती है। तभी एक गार्ड उसके रूम में आता है और बोलता है कि फाइनल राउंड होने वाला है, चलो बाहर चलते हैं। और वो उसके हाथ से उस डायरी को खींच लेता है और वो देखता है कि उस डायरी के अंदर काफी सारे केक्स और बेकरी के प्रोडक्ट्स के आइटम है और उसके बारे में भी लिखा गया है और कैसे उसको बनाया जा सकता है इनके बारे में भी है। तभी वार्डन उस डायरी को खींच लेती है अपने पास और उसको सीने से लगा लेती है और फिर उसे समझाने लगती है कि इस डायरी को मैं पढ़ रही थी क्योंकि मेरे पास कोई और चीज नहीं थी पढ़ने के लिए। लेकिन एक्चुअली में वार्डन का प्लान ये था कि वो हाजिम के लिए कोई बेकरी डिश बनाएगी और फिर हाजिम के साथ एक रोमांटिक डेट पे जाएगी। लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाती है और उस गार्ड के साथ चली जाती है आखिरी राउंड के लिए। और रास्ते में वो गार्ड बताता है वार्डन को कि इससे पहले का जो राउंड हुआ था उसमें हाजिम जीत चुका है और हो सकता है पिछले साल की तरह इस साल भी हाजिम पूरे राउंड जीत जाए। फिर वार्डन उसे बताती है कि हम लगातार टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि कैदियों को ये बात पता चले कि उनके सुपरवाइजर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अब यहाँ पे वार्डन क्योंकि हाजिम की तारीफ कर रही होती है तो गार्ड उसे हाजिम के नाम से चिढ़ाने लगता है और फिर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच मार के गार्ड को अपने से दूर कर देती है। अब यहाँ हॉस्पिटल में ये बंदर जैसा आदमी अपने दूसरे अपोनेंट से बात कर रहा होता है क्योंकि ये दोनों ही हाजिम की टीम से हार चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा आदमी बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जिसका नाम है काय और वो काफी सारे मेडिसिन बनाता है, हो सकता है उसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया हो हाजिम ने इस फाइट को जीतने के लिए। अब ये बातें सुनकर के इस मंकी मैन को भी थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा होता है उसकी बातों पे, क्योंकि यहाँ पे उसको भी शक होता है कि हाजिम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और इसलिए टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उसने काय को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसके बाद उससे काफी सारे मेडिसिन और ड्रग्स बनवाए ताकि उन ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो निको को हरा सके। लेकिन निको ने क्योंकि अपने पास्ट में काफी सारे ड्रग्स ले चुके हैं तो इन ड्रग्स का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये गार्ड जब फाइनल राउंड का अनाउंसमेंट कर रहा होता है तब यहाँ पे कुछ कैदी ये सोच रहे होते हैं कि इसके नाक से खून क्यों निकल रहा है, बल्कि उन्हें क्या पता कि वार्डन ने इसको एक जोरदार पंच मारा है। इसके बाद वार्डन जितने भी फाइनल कंटेस्टेंट होते हैं उनको कांग्रेचुलेट बोलती है और फिर बताती है कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है। तो फाइनल राउंड में आपको बैरल ओपनिंग करना है। यहाँ पे आप सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बैरल ओपनिंग तो करना है, लेकिन यहाँ पे आपका टीम जो बटेगी वो इस तरीके से बटेगी, एक सुपरवाइजर होना चाहिए और उसके साथ एक कैदी होना चाहिए। यहाँ पे जुगो के जितने भी सेलमेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि इस बार तुम्हें जाना चाहिए इस कॉम्पिटिशन में, और जुगो का साथ निभाने के लिए हाजिम यहाँ पे यामाटो को भेजता है। लेकिन उसका अपोनेंट बोलता है कि मैं यामाटो से नहीं लड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि हाजिम मेरे से लड़े। लेकिन हाजिम इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं पिछले फाइट की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब ये बात सुनकर वार्डन फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि हाजिम की फिजिक कितनी अच्छी होगी। हाजिम भले थक चुका है लेकिन बाहर से ऐसा लग नहीं रहा कि हाजिम थका है। अब यहाँ पे हाजिम मना कर रहा होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तभी उसका अपोनेंट वार्डन से बोलता है कि आप बोलो हाजिम को पार्टिसिपेट करने के लिए, और यहाँ पे वार्डन फिर एक डेथ स्टेयर दे रही होती है हाजिम को, जिससे कि हाजिम भी थोड़ा डर जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन ये बात सोच रही होती है कि अगर ये फाइट जीत गया हाजिम तो उसकी फिजिक कितनी अच्छी होगी, इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक टिक सकता है। अब यहाँ पे हाजिम को पार्टिसिपेट तो नहीं करना था, लेकिन वार्डन के चेहरे को देखने के बाद हाजिम डिसाइड करता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। अब उसका अपोनेंट ये बात सोच रहा होता है कि वार्डन के केवल एक बार बोलने पे ही हाजिम मान गया
किया। उसको इस बात का शक हो रहा होता है कि कहीं दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, या फिर हाजिम मन ही मन प्यार करता हो वार्डन से, और ये बातें सोच करके उसका अपोनेंट लगातार गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन उसको ये बात तो नहीं पता कि वार्डन एक्चुअली में प्यार करती है हाजिम से। अब यहाँ पे जुगो इस बात से हैरान था कि उसका जो अपोनेंट है वो उसी का पुराना सेलमेट है, और इसी के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही जुगो और हाजिम लगातार भाग रहे होते हैं ताकि अपने पोजीशन पे जा सके, लेकिन गुटके से अपने बालों को डाई करने वाला यह आदमी अचानक से जुगो पे हमला कर देता है। जुगो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन जुगो को इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि उसको फिर से इस आदमी से लड़ना होगा। अब यहाँ पे रॉक और यूनो ये बोल रहे होते हैं कि ये आदमी गांधारी तो है नहीं, तो इसने अपने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है। लेकिन वहीं पे हाजिम लगातार भाग रहा होता है। तब उसका अपोनेंट उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें फाइट तो करना पड़ेगा। हाजिम से बोलता है कि तुम चाहो तो टाइटल रख सकते हो। तभी उसका अपोनेंट बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है टूर्नामेंट को जीतने में, क्योंकि यहाँ पे उसके अपोनेंट को ये लग रहा होता है कि अगर वो हाजिम को हरा देगा तो वो वार्डन के मन में अपने जगह बना लेगा। तभी अपने रूप की मदद से हाजिम को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हाजिम अपने दोनों पांवों पे सही सलामत लैंड कर जाता है। फिर हाजिम लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अपने अंदर से गन निकालता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे कोई शौक नहीं है इस टूर्नामेंट को जीतने में। और वहीं पे जुगो लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है अपने अपोनेंट से जीतने के लिए। अब हाजिम का जो अपोनेंट होता है वो इस बात से हैरान था कि हाजिम के पास गन कैसे आ गई, लेकिन तभी कमेंटेटर बताता है कि एक बॉक्स हमने पहले ही ड्रॉप कर दिया था इस टूर्नामेंट में और इसके अंदर काफी सारे हथियार हैं और कोई भी टीममेट किसी भी हथियार को चुन सकता है लड़ने के लिए। और तभी इस आदमी को धक्का लगता है ये बात सुन करके। उसको समझ में नहीं आता है कि ये कब हुआ और कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे हाजिम ने इस बात पे गौर किया था इसलिए उसके पास गन आ जाती है। लेकिन हाजिम के पास जो गन है उसके अंदर नकली गोली है और वो उन्हीं नकली गोलियों से अपने अपोनेंट पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे वार्डन भी लगातार चेयर कर रही होती है हाजिम को और बोलने लगती है कि मेरे प्राणनाथ तुम ही इस मैच को जीतोगे। अब इसके बाद हाजिम और उसका अपोनेंट काफी सारे हथियारों से एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा होता है कि हाजिम अपने पूरे कंट्रोल में है और सबको समझ में आ जाता है कि हाजिम अपने अपोनेंट से बहुत ही आराम से जीत जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुगो की, क्योंकि जुगो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अपने अपोनेंट से लड़ने में और उसका अपोनेंट उसे टॉन्ट मार के बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। और एक बात बता देता हूँ कि मेरी जो ये आंखें हैं वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई हैं क्योंकि वो देख नहीं सकती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा तुम बेकार हो। वहीं पे दूसरी तरफ हाजिम अपने अपोनेंट को बार बार हरा देता है, लेकिन उसका अपोनेंट बार बार उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको वार्डन को इंप्रेस करना है। और फिर वो वार्डन की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि अगर उसने हाजिम को आज हरा दिया तो हो सकता है वार्डन उसको भी मर्द की तरह देखने लगेगी। इसके बाद ये अपनी रोप निकालता है और एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें कि इसकी रोप इतनी रफ्तार से घूम रही होती है कि वहाँ पे हाजिम को दिख ही नहीं रहा होता है कि उसकी रोप कहाँ से आएगी। और जिसके बाद हाजिम भी थोड़ी देर के लिए जमीन के ऊपर गिर जाता है और वहाँ बैठी सारी ऑडियंस भी यहाँ पे तारीफ कर रही होती है हाजिम के अपोनेंट की और बोल रही होती है कि उसका जो अपोनेंट है वो इतनी तेजी से रस्सी घुमा रहा है कि हाजिम को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और वहीं पे दूसरी तरफ जुगो का बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसका जो अपोनेंट होता है वो उस पर इतनी ज्यादा वार करता है कि जिसकी वजह से जुगो की काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और लगातार उसके सिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी ये जुगो का सिर दे मारता है दीवार के ऊपर और फिर उसके गले पे से पट्टा निकालने वाला होता है। हाजिम ये सब देख रहा होता है दूर से और फिर वो सोच रहा होता है कि उसे जुगो की मदद करनी होगी, लेकिन तभी उसका अपोनेंट उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ पे हाजिम बोलता है कि अब बहुत हो गया और उसके रोप को एक ही हाथ से रोक देता है। यहाँ पे हाजिम अपने अपोनेंट के बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि वो रोप को कैसे घुमा रहा है और किस डायरेक्शन से रोप आने वाला है, जिसके बाद वो उसके रोप को रोक देता है और अपने एक पंच से उसको हरा देता है। इसके बाद पूरा क्राउड चेयर करने लगता है हाजिम के लिए, लेकिन हाजिम के जीतने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी है तो वो वार्डन को है। अब यहाँ पे जुगो का अपोनेंट उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ और गले से अपने पट्टे को निकाल दो। जुगो उसको बोलता है कि मैंने काफी बार ट्राई किया है लेकिन ये नहीं निकलते हैं। फिर ये आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि इन पट्टों को केवल एक ही आदमी निकाल सकता है जिसके गले के पीछे वो रेड स्कार्स हैं। तभी जुगो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि रेड स्कार वाले आदमी ने ही यहाँ पे जुगो को पट्टा पहनाया था। फिर जुगो अपने अपोनेंट पे हमला करने जाता भी अपनी पावर की मदद से, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अपने अपोनेंट के सामने टिक सके क्योंकि उसके अपोनेंट ने फायर का इस्तेमाल किया होता है जुगो को हराने के लिए। और यहाँ पे जुगो हार भी जाता है, लेकिन जुगो फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वो अपनी पूरी पावर का डेमोस्ट्रेट करता है और ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी जुगो का अपोनेंट उससे पूछता है कि तुम इस रेड स्कार वाले आदमी को क्यों ढूंढ रहे हो और उसकी जान क्यों लेना चाहते हो। फिर जुगो बताता है कि उस आदमी ने मेरे बॉडी के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी ने मेरे को ये पट्टा पहना दिया था और उस दिन के बाद से मैं इन पट्टों को अपने गले से या अपने हाथों से नहीं निकाल पाया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन वो आदमी मुझे मिलेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अब यहाँ पे टूर्नामेंट आधा खत्म हो चुका है और वो अपने फाइनल स्टेज पे है, लेकिन यहाँ पे सुकुमा बैठ करके आराम से अपने सेल में पढ़ रहा होता है। तभी यामाटो उसके पास आता है और बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है, इसलिए वो उसको विजिटर रूम में छोड़ करके चला जाता है टूर्नामेंट देखने के लिए। अब जो आदमी सुकुमा से मिलने के लिए आया होता है उस आदमी को देखते ही सुकुमा थोड़ा सा चौंक जाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया। फिर ये आदमी बताता है कि मैं तो तुम्हें आराम से ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और चिंता मत करो, मैंने बाहर किसी को भी नहीं बताया कि तुम जेल के अंदर हो, जिसकी वजह से तुम्हारी फ्री में पब्लिसिटी हो रही है और हर किसी को यही जानना है कि तुम कहाँ चले गए हो। और इसीलिए जब तुम जेल से बाहर आओगे तब हम एक स्टोरी बना देंगे कि तुम कैसे गायब हो गए और फिर कैसे मिल गए हो, जिसकी वजह से हर कोई तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें फिर से देख पाएगा। लेकिन सुकुमा मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तो मैं दुनिया वालों से झूठ नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें अपने ब्रांड के लिए कोई और चेहरा ढूंढ लेना चाहिए। मैनेजर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हमारे पहले से ही फेस बन चुके हो हमारे ब्रांड के लिए, इसलिए जैसे ही तुम जेल से बाहर आओगे तुम हमारे लिए फिर से काम करोगे। वहीं पे दूसरी तरफ जुगो जो कि टूर्नामेंट से भाग जाता है और फिर भागने के बाद एक जगह जाके छुप जाता है। तब उसके पास एक काली बिल्ली आ जाती है और फिर वो उस काली बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके बाद उसको आवाज आ रही होती है सुकुमो की, तब वो चुपचाप सुकुमो की बातें सुन रहा होता है। अब यहाँ पे सुकुमो अपने मैनेजर से बोलता है कि पहली बात तो ये कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा और अगर तुमने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैं सबको बता दूंगा कि किस तरीके से तुमने मेरा किडनैप किया था और इस वक्त तुम्हें जेल में होना चाहिए ना कि मुझे। तो होता यूं है कि एक डायरेक्टर निंजा मूवी बनाना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी काफी सारे निंजा मूवी बन चुके थे, इसलिए डायरेक्टर एक रियल लाइफ निंजा के ऊपर मूवी बनाना चाहता था। लेकिन मैनेजर उसे बोलता है कि ऐसे निंजा कहाँ मिलेंगे। फिर जंगलों में काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक निंजा मिल जाता है, इसका नाम होता है सुकुमा। अब सुकुमा यहाँ पे छोटा होता है और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो दोनों सुकुमा से बोलते हैं कि बाकी निंजा कहाँ है। सुकुमा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ
हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने मुझे अबेंडन कर दिया है, यानी कि उन्होंने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है और मैं एक अच्छा निंजा नहीं बन पाया। तो यहाँ पे सुकुमो रोते हुए ये बात भी बताता है कि उल्टा मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे छोड़ दिया था, बचपन से ही मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग निंजा बन पाऊँ ताकि आगे चल के मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकूँ। फिर यहाँ पे डायरेक्टर बोलती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ही तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे डायरेक्टर सुकुमा से झूठ बोलती है क्योंकि उसको एक रियल लाइफ निंजा के ऊपर मूवी बनानी थी। अब यहाँ पे सुकुमा को पहली बार उसकी माँ मिल गई थी, तो उसको ऐसा लगता है कि उसे अपनी माँ को इम्प्रेस करना चाहिए, इसलिए सुकुमा अपनी निंजा की ट्रेनिंग छोड़ देता है और बल्कि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने लगता है ताकि वो अपनी माँ को इम्प्रेस कर सके। लेकिन अब सुकुमा को पता है कि इन दोनों की सच्चाई क्या है, इसलिए वो डायरेक्टर और इस मैनेजर से नफरत करता है। फिर मैनेजर बोलता है कि भले ही उसने तुमसे झूठ बोला हो, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें फेम तो मिल गया और आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है कि तुम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, इसलिए तुम्हें तो उनका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन सुकुमा बोलता है कि नहीं, मेरा असली मकसद था एक निंजा बनने का, ना कि एक एक्टर। तब मैनेजर बोलता है कि हमने बचपन में देखा है तुम एक बहुत ही बेकार निंजा थे और तुम कितनी भी ट्रेनिंग करते लेकिन तुम एक अच्छे निंजा नहीं बन पाते, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी और इसलिए मेरे डायरेक्टर ने वही चीज देखी और तुम्हें एक एक्टर बना दिया। और ऊपर से आज तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, फेम है, जिसकी वजह से लोग तुम्हें जानते हैं। हो सकता है तुम अगर निंजा बन जाते तो ना तुम्हारे पास पैसे होते, ना लोग तुम्हें जानते। सुकुमा बोलता है कोई बात नहीं, मैं तभी खुश रहता। और फिर सुकुमा जब वहाँ से चला आता है तब वो देखता है कि वहाँ पे जुगो बैठा हुआ है एक बिल्ली के साथ। फिर जुगो उससे पूछता है क्या तुम सही में एक निंजा बनना चाहते थे। फिर सुकुमा अपने चेहरे पे से मास्क हटाता है और रोते हुए बताता है कि देखो, मुझे पता है कि मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ और मुझे इस काम में मजा भी आ रहा था और मुझे ये बात पता था बचपन से ही कि मैं एक अच्छा निंजा कभी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन एक्टिंग के दौरान मैंने एक चीज देखी कि वो लोग मेरा पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जब भी उन्हें कोई मूवी लॉन्च करनी होती थी और उसके कलेक्शन बढ़ाने होते थे तो उस मूवी के अंदर वो लोग मेरा चेहरा डाल देते थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे केवल चेहरे की वैल्यू है और वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। फिर बीच में मैंने कोशिश भी की थी निंजा बनने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग में मैं इतना ज्यादा डूब चुका हूँ कि अब मैं निंजा बनने की भी एक्टिंग कर रहा हूँ। इसके बाद सुकुमा जुगो को बताता है कि वो अरेस्ट कैसे हुआ था। तो होता यूं है कि जिस विलेज से मैं आता हूँ, मैं वापस से उस विलेज में जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए और मेरी तरह मैं बाकी निंजा को भी ढूंढना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ पे इतने सालों के बाद आया था तो मुझे नहीं पता होता है कि एक प्राइवेट कंपनी उस लैंड को ओन करती है और उनको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे चोरी करने आया हूँ, इसलिए वो लोग मुझे जेल भेज देते हैं। फिर जुगो बोलता है कि तुम्हारी इस कहानी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कहानी बहुत ही फनी है, लेकिन वहीं पे ये बात पता चलती है कि तुम कितने बड़े स्टूपिड हो। फिर जुगो पूछता है कि क्या तुम यहाँ से कभी बाहर निकलना चाहते हो। तब सुकुमा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और ऊपर से मैं वो बन के रह सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर जुगो एक एडवाइस देता है और बोलता है कि बेमतलब के लिए दूसरों के लिए निंजा सोच मत करना, तब जाकर के तुम वो बन के रह सकते हो जो तुम रियल में हो। इसके बाद जुगो फिर से टूर्नामेंट में चला जाता है और अपने अपोनेंट से लड़ना स्टार्ट कर देता है और इस बार जुगो अपने पूरे रेंज पे होता है और जुगो की पावर इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसके हाथ और गले में जो पट्टे थे वो उसकी बॉडी के साथ एक हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो अपने अपोनेंट पे हमला करता है। वो इतनी जोर से हमला करता है कि आधा स्टेडियम कट जाता है, उसका अपोनेंट उस हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्राउड में लोग बैठे होते हैं वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से वार्डन ये सब देख रही होती है और उसको समझ में आ जाता है कि जरूर जुगो के हाथ और गले में जो पट्टे थे उनकी वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तभी वो सारे गार्ड्स को इस बात का आदेश देती है कि जाकर के जुगो को पकड़ो। फिर सभी गार्ड जा रहे होते हैं जुगो को पकड़ने के लिए, इससे पहले जुगो अपने आपे से बाहर हो जाए, लेकिन उसका जो अपोनेंट होता है ऐसा करने नहीं देता क्योंकि उसका मन है यहाँ पे जुगो से अकेले लड़ने का। अब यहाँ पे जुगो को ऐसा लगता है कि उसके अपोनेंट को पता है कि रेड स्कार वाला आदमी कहाँ पे रहता है और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भी है, इसलिए वो लगातार अपने अपोनेंट से पूछता है कि मुझे उसके बारे में कुछ बता दो और अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो याद रखना पिछली बार जब हम दोनों की फाइट हुई थी तो उस फाइट में तुमने अपनी आंखें गवा दी थी, हो सकता है इस बार तुम अपनी जान गवा दो। लेकिन उसका अपोनेंट बोलता है कि मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, इसलिए अब चुपचाप फाइट करो। फिर उसके बाद वो जुगो को आंख के बीच में डाल देता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इन आंख की मदद से तुम्हें पूरी तरह से जला दूंगा, जिसके बाद तुम्हें आजादी मिल जाएगी इन पट्टों से। और वहीं पे दूसरी तरफ सुपरवाइजर सभी कैदियों से बोलते हैं कि अपने अपने सेल में चले जाएं क्योंकि ये फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। लेकिन वहीं पे जुगो के जितने भी दोस्त होते हैं वो मना कर देते हैं जाने के लिए। वो बोलते हैं कि हम जुगो के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तब यामाटो उन लोगों को बताता है कि जुगो के लिए परेशानी बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ पे जुगो ने काफी सारे गार्ड्स पे भी हमला किया होता है और कुछ कैदियों पे भी वो हमला कर चुका है। और ये बातें सुन लेने के बाद उन तीनों को फिक्र होने लगती है जुगो की और वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो लोग किस तरीके से जुगो की मदद कर सकते हैं। तभी एक गार्ड इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अभी के अभी सरेंडर कर दो, लेकिन ये ऑरेंज बाल वाला आदमी बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और वो एक गार्ड पे हमला कर देता है। लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाकी दो गार्ड भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग उसके हमले को रोक देते हैं। स्टार्टिंग में तो ये गार्ड्स आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन इन कैदियों को पहले पकड़ेगा, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उन्हें एक साथ लड़ना होगा इन कैदियों को पकड़ने के लिए। फिर वो लोग इस ऑरेंज बाल वाले कैदी को पकड़ने के लिए उसके चारों साइड एक घेरा बना लेते हैं। फिर ये कैदी लगातार अपनी आंख का इस्तेमाल करता है इन पे हमला करने के लिए, लेकिन तभी एक गार्ड को समझ में आ जाता है कि ये कैदी लगातार आंख का हमला नहीं कर सकता, यानी कि बीच में उसको टाइम लेना पड़ता है ताकि वो अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर कर सके। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक गार्ड उसके चारों साइड में पोल गाड़ देता है। तभी बाकी गार्ड्स भी अपने हथियारों से उस पर हमला करते हैं और यहाँ पे उसको हरा देते हैं। अब आखिरी में बचता है जुगो, लेकिन जुगो को हराना इतना आसान नहीं है, तो हाजिम उससे अकेले लड़ने चला जाता है और यहाँ पे लगातार उस पर फायरिंग कर रहा होता है। लेकिन गोलियों का जुगो पे कोई असर नहीं होता क्योंकि जुगो लगातार गोलियों को डॉज कर लेता है और उनको बीच में से काट देता है। और इसके बाद फिर जुगो लगातार हमला करने लगता है हाजिम के ऊपर, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा होता है कि जुगो हार जाएगा क्योंकि हाजिम उस पर भारी पड़ रहा होता है। तब यूनो डिसाइड करता है कि वो जुगो की मदद करने जाएगा और उसके पीछे पीछे रॉक और निको भी आ जाते हैं। वो लोग सबसे पहले जाते हैं जुगो के पास और जुगो को पकड़ लेते हैं। फिर अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं कि जुगो होश में आ जाए, लेकिन जुगो यहाँ पे होश में आने को तैयार नहीं था। वो उन तीनों को अपने से दूर कर देता है और बस एक ही बात बोल रहा होता है कि उस कार वाला आदमी मुझे चाहिए और वो कहीं पे भी हो उसको लेकर के आओ, आज मैं उसकी जान ले लूंगा। उसके दोस्त फिर से उससे बोलते हैं कि प्लीज होश में आ जाओ और हमें याद करो कि हम लोगों ने आपस में कितने सारे अच्छे समय बिताए हैं। लेकिन यहाँ पे जुगो अपने होश में नहीं आता और वो यूनो पे हमला करने वाला होता है। तभी
हाजिम बीच में आता है और वो यूनो को बोलता है कि पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और उसके बाद वो लगातार पीटने लगता है जुगो को। वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है, इतनी बुरी तरह से कि यूनो देख भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे हाजिम सबसे पहले तो जुगो के पेट पे मारता है, जिसके बाद जुगो के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो लगातार उसके चेहरे पे पंच मार रहा होता है, इतनी बुरी तरह से कि उसके चेहरे से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब वार्डन बोलती है हाजिम को कि रुक जाओ, और वो बाकी गार्ड से बोलती है कि जाकर के मेडिकल टीम को यहाँ पे लेकर के आओ और जितने भी लोग घायल हैं उन सबकी मदद करो। और फिर ये भी बोलती है कि अब टूर्नामेंट यहीं पे खत्म होता है। फिर इसके कुछ दिन बाद बाकी सुपरवाइजर जाकर के हाजिम से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने जुगो को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मारा है, क्योंकि वार्डन ने बस इतना बोला था कि हमें उन्हें पकड़ना है, ना कि इतनी बुरी तरह से उनको मारना है कि उनकी जान ही चली जाए। हाजिम बोलता है कि तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने उसको इतना भी नहीं मारा कि उसकी जान ही चली जाए। लेकिन बाकी सब लोग हाजिम पे इल्जाम डालते हैं कि तुम्हारी वजह से आज जुगो हॉस्पिटल में है और टूर्नामेंट भी खत्म कर दिया गया। फिर थोड़ी देर वहाँ पे डांट सुन लेने के बाद हाजिम वहाँ से उठ करके चला जाता है बिल्डिंग नंबर 13 की तरफ। अब जो भी चीज टूर्नामेंट में हुई है उसकी वजह से वार्डन तुरंत ही टूर्नामेंट को खत्म कर देते हैं, लेकिन हाजिम के जो 2 असिस्टेंट है वो दोनों मिल करके ये घोषित कर देते हैं कि हाजिम इस टूर्नामेंट का विनर है और इसीलिए बाकी गार्ड्स नफरत कर रहे होते हैं हाजिम से। अब यहाँ पे हाजिम जब सेल नंबर 13 में जाता है तो यूनो लगातार उस पर कोई ना कोई सामान फेंक रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि जब तुम जुगो को इतनी बुरी तरह से मार रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे रॉक और निको डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाजिम जो है वो अपनी जॉब को बचाने के लिए और अपनी जॉब के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाजिम बुरा है, बस फर्क इतना है कि हाजिम अपनी जॉब बहुत ही ईमानदारी से निभाता है। फिर हाजिम बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आज मैंने बहुत ही ज्यादा मारा है जुगो को और मैं हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन यूनो अभी तुमने मेरा कॉलर पकड़ा है और तुम भी हद से ज्यादा आगे बढ़